नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मां का हुआ निधन, मां हीराबा की अर्थी को मोदी ने दिया कंधा। कई देशों के नेताओं ने जताया शोक। मां को आखिरी विदाई देने के बाद कनपथ पर चलते रहे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल को मिली वंदे भारत की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में ममता बनर्जी के सामने लगे जय श्री राम के नारे, भड़की ममता, गुस्से में छोड़ दिया मंच। क्रिकेटर ऋषभ पंत का भयंकर एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराकर कार जलकर हुई खाक। ऋषभ पंत को आई गंभीर चोटें, अस्पताल में चल रहा है इलाज। केरल में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, एक साथ कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। योग और कराटे के नाम पर आतंक की ट्रेनिंग देता था पीएफआई, एनआईए ने खोला काला चिट्ठा, कई गिरफ्तार। दलाई लामा के खिलाफ चीन के खौफनाक षड्यंत्र का बड़ा खुलासा, बोधगया में पकड़ी गई चीनी जासूस भेस बदलकर गेस्ट हाउस में बनाया था ठिकाना। आज खबरों की शुरुआत बेहद दुखद खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन से कितना प्यार करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में कितना अहम मानते हैं, ये किसी से नहीं छिपा। पर अफसोस, आज पीएम मोदी ने अपनी मां को खो दिया। पीएम की मां हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली, जिसकी जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी। मोदी फौरन अहमदाबाद पहुंचे, अपने भाइयों के साथ नंगे पांव मां को कंधा दिया, नम आंखों से मां को मुखाग्नि दी। साथ ही एक बेटे के साथ साथ राष्ट्र सेवा की जिम्मेदारी को भी नहीं भूले। मां का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। आज का दिन पीएम मोदी के साथ साथ पूरे देश भर के लिए कितना बड़ा नुकसान। देखिए, ये पर्सनल नुकसान है प्रधानमंत्री जी का। मां तो मां ही होती है। ममता बनर्जी ने सही कहा कि मां की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। और वो जब भी अकेले होते थे, कई सारे पत्रकारों से उन्होंने जब ऑफ द कैमरा उन्होंने बातचीत की है, दो ही चीज़ वो करते थे, या तो मां से बातें कर लिया करते थे या फिर वो कुछ लिखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां नहीं है, ये देश आज सुबह जगते ही जान पाया। और जब तक कुछ लोगों को समझ में भी आता, दाह संस्कार का कार्यक्रम खत्म। और बार बार तमाम लीडर्स से ये बात कही गई कि बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं, कोई भीड़ नहीं। पारिवारिक कार्यक्रम में वो शामिल हुए और फौरन 11 बजे काम पे वापस लौट गए। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए आज के युग में बिल्कुल अनोखे लीडर हैं, जो कर्तव्य पथ पे जिस हिसाब से अपने आप को वो झोंकते हैं, वो काबिल तारीफ है। सारा देश प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के बीच के रिश्तों को लेकर के, आप ये कहें कि लोगों को ईर्ष्या होती थी कि मां बेटे में कितनी मधुरता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये पर्सनल नुकसान हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इमोशंस को अपने काम काज से अफेक्ट नहीं होने देते। वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था गांधीनगर में हो गई, अन्यथा जो सवेरे सवेरे जो प्लान बताया गया था वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी अपने रेगुलर कार्यक्रम के मुताबिक वो कलकत्ता जाने वाले थे। तो ये प्रधानमंत्री को बिल्कुल बाकी लीडर से
अलग बताता है। जी, तो एक बेटे के रूप में इतने बड़े दुख के बावजूद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्म को नहीं भूले और जिम्मेदारियों को निभाते हुए तय कार्यक्रम में शामिल हुए। आज का दिन मोदी के लिए बेहद दुखद भरा है, पर इसके बावजूद भी पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल को 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ममता बनर्जी ने मोदी जी की मां के प्रति शोक संवेदना तो व्यक्त की, पर जैसे ही हावड़ा स्टेशन में वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन पर पहुंची तो उनके सामने जय श्री राम के नारे लगे। बस फिर क्या था, इतने में ही ममता बनर्जी के हाव भाव बदल गए। ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे को सुनकर भड़क गई और मंच पर चढ़ने से भी मना कर दिया। आखिर क्या दिक्कत है ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से? ये ममता बनर्जी का मुस्लिम तुष्टीकरण का एक बहुत अनोखा एग्जाम्पल है। क्या इस देश में जय श्री राम बोलना कोई इलीगल, कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द है क्या ये? आप ऐसे नाराज होते हो जैसे लगता है कोई आपको गालियां दे रहा है। वैसे तो आप कहते हो कि भाई आप तो बहुत बड़ी ब्राह्मण हैं, लेकिन श्री राम का नाम सुनते ही पता नहीं इनके शरीर में कौन सा करंट लगता है 440 वोल्ट का। लेकिन ये कोई पहली बार इस तरह की घटना नहीं घटी है, और इसलिए चूंकि ये लगातार इस तरह की चीजें हो रही है तो इसके पॉलिटिकल मायने समझना भी जरूरी है। ममता बनर्जी को हर वक्त मालूम होता है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, यहां कैमरे लगे हैं, हर चीज टेलीविजन पे दिखाई जाएगी। और जैसे ही, और मुझे तो लगता है कि बार बार वो टीएमसी के लोगों को ही भेज देती होगी कि भीड़ करना, चिल्लाना, जय श्री राम, मैं करूंगी नौटंकी। और ये वो जानते हुए सब कुछ सोच समझ के आप मुस्लिम वोटर्स को ये सिग्नल देते हो कि देखो मुझे जय श्री राम से कितना नफरत है। ये जय श्री राम का जो नारा है वो वही जो विवादित ढांचा जिसको मुस्लिम और सेकुलर पार्टियां कहते हैं भाई बाबरी मस्जिद, उससे पॉलिटिक्स में इस स्लोगन की एंट्री हुई। और वो जब भी उनके सामने कहा जाता है ये तमाशा शुरू कर देती हैं। इतने सारे लोगों ने मना किया, मिन्नतें की, लोगों ने स्लोगन लगाना भी बंद कर दिया, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी मानी नहीं। जब मानी नहीं तो फिर लोगों ने फिर शुरू कर दिया, कार्यक्रम छोड़ के आप भाग गई। भाई जहां जय श्री राम के नारे लगेंगे वहां से आप कार्यक्रम छोड़ के भाग जाएंगी, तो ऐसे में तो आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो हिंदुस्तान है। हर गली, हर मोहल्ले, हर राज्य, हर शहर प्रधानमंत्री बनने का आप सपना देख रही हैं और आपको जय श्री राम से नफरत। लेकिन एक बात मैं कह दूं, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन टेलीविजन पे आकर के क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि ममता इसलिए नाराज होती है कि यहां पे अल्लाह अकबर का नारा लगेगा, तो अल्लाह अकबर का नारा लगाना चाहिए। तो भाई अपने लोगों को कहिए किस तरह का कार्यक्रम हो तो अल्लाह अकबर के नारे लगाए, और टीएमसी के लीडर बैज लगा करके ये नारे लगाए। कौन रोक रहा है? हिम्मत है? आपको हिंदुओं को गालियां देनी है, हिंदुओं के खिलाफ जो आपको प्रोपेगेंडा करना है तो आप करें, लेकिन इस तरह का टैंट्रम देश की जनता भी देख रही है, और ये जो राजनीति के नाम पे जो नाटक होता है ममता बनर्जी का, उसको भी लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। जी, अगली खबर में बात एक और दुखद खबर की। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत बाल बाल बचे हैं। आज तड़के सुबह करीब 5:30 बजे उत्तराखंड के रुड़की जाते हुए ऋषभ पंत की कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से यह दुखद हादसा हुआ। उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर में जा टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई और पलट गई। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद बाहर आए। ऋषभ पंत को सर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आई है। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, करियर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, तो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इंजरी बहुत ही ज़्यादा गहरा है, लेकिन अब वो खेल पाएंगे, किस तरह का खेल पाएंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो वो जब ठीक हो जाएंगे उसके बाद मालूम चलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं,
मैं पढ़ रहा था कि 2 दिन पहले ही उनको नोटिस भी आया था हाई स्पीड पे गाड़ी चलाने के लिए। वो गाड़ी भी चला रहे थे, कोहरा भी, और सड़क के ऊपर मलबा रखा हुआ था जिसके ऊपर ये अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं। वो तो सीट बेल्ट इन्होंने नहीं पहन रखा था। सीट बेल्ट अगर इन्होंने पहन ली होती तो ये बाहर नहीं निकल पाते। किसी तरीके से वो बाहर निकले। 4 लाख रुपया कैश था उनकी गाड़ी में। और कितनी शर्म की बात है, लोग बचाने के बजाय पैसे लूट के ले गए। किसी तरीके से वो बाहर निकले तो फिर कुछ लड़के आए, और वो वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं ऋषभ पंत हूँ, क्रिकेटर। तब लोगों ने पहचाना, फिर उनकी मदद की। रुड़की के एक लोकल हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, वहाँ पे उनका इलाज होता है। फिर इमीडिएटली जब यह खबर बाहर आती है तो उन्हें देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में बिठा दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर धामी साहब वो खुद इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, अगली खबर में बात एनआईए के बड़े एक्शन की। केरल में पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। योग और कराटे के नाम पर आतंक की ट्रेनिंग देता था पीएफआई, जिसका काला चिट्ठा एनआईए ने खोल दिया है। कराटे कैंप के नाम पर चलाए जा रहे पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप को लेकर एनआईए ने चार्जशीट भी दाखिल की है। ये चार्जशीट कराटे टीचर और 11 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई। यूएपीए की धाराओं के तहत दाखिल चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई इन कराटे कैंपों की आड़ में बड़ी फंडिंग कर रहा था, जिसका पैसा विदेशों से आने की जानकारी को लेकर मिली है। एनआईए की टीम ने 12 जिलों में 56 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। एनआईए का पीएफआई के खिलाफ कितना बड़ा एक्शन। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक से एक ये बड़े बड़े जिहादी हैं। पीएफआई एक आतंकी संगठन है, बैन कर दिया गया है, लेकिन इनकी करतूतें पिछले 2-3 सालों से ऐसी रही है कि हर शहर कोने कोने में इसने स्लीपर सेल्स पैदा कर दिए। और इसका सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ था जब पटना के फुलवारी शरीफ में कुछ लोग पकड़े गए थे कि घर के अंदर वो डायरी मिली, कागजात मिले, किस तरीके से जूडो कराटे के नाम पे उन्हें जिहाद में झोंका जा रहा है। 15,000 इस तरह के जिहादियों को सिर्फ बिहार के अंदर पैदा कर रखा है इस पीएफआई ने। यह खबर आई, मालूम चला हैदराबाद में, फिर तेलंगाना के शहर में, हर शहर में इस तरह की चीजें और मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम। आप एक सुनसान जगह पे एक बड़ा सा मकान लेते हैं, वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, जिहाद के बारे में बताया जाता है, कैसे 72 हूर के पास जाना है उसका तरीका बताया जाता है, और जूडो कराटे के नाम पे उन्हें बॉम्ब पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनआईए ने यही खुलासा किया है, लेकिन ये तो बहुत विलंब हो गया। कैपिटल टीवी पिछले 2 साल से इस बात को कहता आ रहा है कि ये पीएफआई, ये पाकिस्तान, चाइना, खालिस्तान, ये तमाम देशद्रोहियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क ये क्रिएट कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। चाहे वो सीए हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, इस देश में उपद्रव पैदा करना चाह रहा है ये पीएफआई। और फंडिंग उन्हीं जगहों से हो रही है जो लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किया करते हैं। बैन तो लग गया, अभी तो सिर्फ 14-15 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो भी व्यक्ति पीएफआई के साथ जिसका रिश्ता रहा है वो बचने ना पाए। ये जहरीले इतने हैं कि समाज को ये डसने की फिराक में है। जी, अब बात आखिरी खबर की। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा इन दिनों बिहार में है। बिहार के बोध गया में दलाई लामा का 3 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम 29 दिसंबर से शुरू हुआ है। वहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं, मगर इसी दौरान चीन की एक बड़ी खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि चीन ने दलाई लामा की जासूसी के लिए एक महिला को भेजा है जो इन दिनों हिंदुस्तान में है। आशंका थी कि यह महिला श्रद्धालुओं के बीच रहकर दलाई लामा की जासूसी कर सकती है, मगर इससे पहले ही बिहार पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया। इससे पहले पुलिस ने उस महिला का स्केच भी जारी किया था। दलाई लामा को लेकर चीनी साजिश क्यों? देखिए, दलाई लामा
चीन के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए ये आंखों में किरकिरी है बहुत बड़ा। हिंदुस्तान में तिब्बत की सरकार चलती है, आपको मैं बताऊं, अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल। तिब्बत एक अलग देश है। वैसे हिंदुस्तान की सरकार ने अब तक उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया है, लेकिन धर्मशाला में जो मैक्लॉडगंज नाम का एक जगह है उससे ठीक ऊपर, वहां इनकी संसद है, इनका एमपीज होते हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बाकायदा एक सरकार चलती है। दलाई लामा तिब्बतियों के लिए सबसे बड़े गुरु हैं, जिनका स्थान जो है सबसे ऊपर। जिस तरीके से पोप क्रिश्चियंस के लिए, वैसे दलाई लामा है तिब्बतन्स के लिए। अब वो हिंदुस्तान में घूमते हैं, वैसे ही रिश्ते खराब हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब वो हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। बोध गया में वैसे भी चाइनीज जासूस बहुत बैठे पड़े रहते हैं। धर्मशाला हो, दिल्ली हो, दिल्ली में मजनू का टीला है जहाँ पर तिब्बतन्स रहते हैं, ये हर जगह चाइनीज। और इसको इतना बड़ा मत समझिए, चीन तो हिंदुस्तान की पार्टियों में घुसा हुआ है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में चाइनीज दलाल, एजेंट, हिंदुस्तानी वो जासूसी करते हैं, वो सारी चीजें वो तो मालूम ही है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक पत्रकार पकड़ा गया था, वो चाइनीज दलाली कर रहा था, इंफॉर्मेशन यहां से वहां कर रहा था, और कांग्रेस पार्टी का सच्चा भक्त था, पीतमपुरा से गिरफ्तार किया गया, अभी तक जेल के अंदर में। तो ये इस तरह के विभीषण हिंदुस्तान में भी हैं, लेकिन ये पकड़ी इसलिए गई क्योंकि इसका स्केच बाहर आ गया और ये चाइनीज नेशनल थी, इसलिए इसको ट्रेस कर लिया गया। चीन से आए जासूसों को तो आप पकड़ लोगे, उनको देश से निकाला कर दोगे, उनको जेल में डाल दोगे, लेकिन चीन के वो जासूस जो आधार कार्ड लेकर के हम लोगों के बीच घूम रहे हैं, उसको पकड़ने की क्या व्यवस्था होगी, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।